मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपका हिंदी प्रवक्ता हूँ, हिंदी लेक्चरर। मेरा नाम है मुजीबुर रहमान। 20 साल का अनुभव रहा। आप सबको मेरी पहली क्लास में स्वागत करता हूँ, जो हिंदी ग्रुप मैंने किया है, SPSM फर्स्ट PO हिंदी ग्रुप। इसमें आपका रिस्पांस देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हिंदी क्लास कब शुरू होगा। सर, हिंदी क्लास शुरू कीजिए। आपके रिस्पांस देखकर बहुत खुशी हुई। आपके लगन देखकर, श्रद्धा देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज मैं पहली क्लास में, ये मजबूरी है हमारी कि हमें ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है, इसलिए आप जानते हो कोविड की वजह से सारी दुनिया में, हमारे देश में भी, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, शहर में हम उस वायरस का शिकार होकर कई अपनों को हम खो दिए। इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारे कई मित्र, रिश्तेदार इसके शिकार हुए। इस बात का हमें बहुत दुख है। आप सबसे मैं आज पहली क्लास शुरू करने जा रहा हूं। जो आपने हिंदी विषय को चुना, इसके फायदे भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हिंदी विषय आपने चुना है, ये 100 अंक वाला गद्य है, विषय है, 100 अंक वाला विषय है। आप एग्जामिनेशन 100 अंक का प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन लिखेंगे। हिंदी विषय चुनने के कुछ फायदे हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी है। आगे चलकर हमारे भविष्य में बड़ी सहायता, हमारे जीवन में बहुत, समाज में, हमारे ज़िंदगी में, हमारे व्यवहार में इसका लाभ हम उठा सकते हैं। नीट JEE एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र आपको हिंदी में मिलेंगे। आप उसे बड़े आसानी से उस अंग्रेजी से हिंदी में समझ सकते हैं। और बैंकिंग एग्जामिनेशंस, इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस और सेंट्रल के जो भी एग्जामिनेशंस हैं, उसके लिए आप हिंदी विषय चुनने का फ़ायदा आपको भविष्य में मिलेगा। और हिंदी विषय बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं। आज का दिन मैं शुरू करने से पहले कनकदास जी को मैं याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे उनके बारे में 2 बातें कहना चाहता हूँ। कबीरदास जी, माफ करो, कनकदास जी। कनकदास जी, इनका जन्म 1905 में हुआ, 1509 में हुआ, माफ करो, 1509 में इनका जन्म हुआ। इनकी माता जी बच्चम्मा, पिता बीरप्पा, ये दंडनायक थे। इनका ये दोनों माता पिता 1509 में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी दंडनायक थे। ये तिरुपति तिम्मप्पा के अनन्य भक्त थे, इसलिए अपना बेटा, उसका नाम भी तिम्मप्पा नायक रखा गया। इनका नाम था पहले तिम्मप्पा नायक। पिताजी के बाद तिम्मप्पा नायक दंडनायक बने और उन्होंने अपने प्रदेश को विस्तार करते चले गए, युद्ध करते जीतते चले गए। ये कहानी है। ये नाम पढ़ने का नाम इसलिए पड़ा, कनक यानी सोना। तिम्मप्पा नायक को एक बार जमीन के अंदर से खेती बाड़ी करते समय उनके खेत में सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। सोने से भरा हुआ घड़ा, सोने को कन्नड़ में कनक बोलते हैं। आगे चलकर ये दास बनते हैं। किसे दास बनते हैं? युद्ध के दौरान घायल हो गए और इनको अदृश्यवाणी सुनाई दी कृष्ण की, तुम मेरे भक्त बन जाओ, तुम्हारे सारे परेशानी दूर हो जाएंगी और तुम्हारी जान बच जाएगी।
तब से तिम्मप्पा नायक में कृष्ण के केशव के दास बन जाते हैं। कनका दास इनका नाम पड़ा। कर्नाटक के हावेरी डिस्ट्रिक्ट के बाड़ा नाम के गांव में इनका जन्म हुआ। आसपास के प्रदेशों में ये इनका कागिनेले में इनका मंडप मठ भी है। बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल बन गया है, हम जाकर देख सकते हैं। संगीत की दुनिया में, साहित्य के दुनिया में इनका देन महत्वपूर्ण है। हाँ, इनकी बात यहाँ पर मैं बताकर उन्हें आज गौरवपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कनकदास जी के बारे में मैंने आपको बताना चाहा, क्योंकि आज कनकदास जयंती है इसलिए। अभी मैं आपको पाठ्यक्रम से शुरू करना चाहता हूं। छात्रों, बहुत आसान पाठ्यक्रम है, बहुत आसानी से हम अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं हिंदी में। पाठ्यक्रम की जानकारी के बिना हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे हम आसानी से ज़्यादा अंक ले सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये हिंदी विषय कितना आसान है। मैं शुरू करता हूं गद्य भाग से। पहला गद्य है बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद। प्रेमचंद जी आधुनिक काल के कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, एकांकीकार हैं। आधुनिक काल के, इसके बारे में बताना चाहूं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, इन 4 कालों में हिंदी साहित्य का इतिहास बांटा गया है। हिंदी का साहित्य का इतिहास कहानियां, उपन्यास, पद्य की रचना, कविताओं की रचना, एकांकियों की रचना, निबंध की रचना, दोहे की रचना, ये सब साहित्य है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल में हम देख सकते हैं कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास, उनकी रचनाएं भक्ति काल में हुई। 100 साल, हर एक काल में 100 साल का अंतर है, 100 साल 200 साल का अंतर है। आधुनिक काल शुरू होता है 1880 से, शायद अभी तक चल रहा है। आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। इन्होंने सबसे पहले समाज की वास्तविक स्थिति से आधारित कहानियां लिखना शुरू किया। इससे पहले जो कहानियां थी वो जादू टाइप की कहानियां थी, तिलिस्मी टाइप की कहानियां थी, राजा महाराजाओं की कहानियां थी, पौराणिक कहानियां थी। हमारे समाज में हमारे साथ होने वाले वास्तविक घटनाएं इनकी कहानियां में देख सकते हैं। इनकी कहानियां पढ़ने से हमें ऐसा महसूस होगा कि सचमुच सजीव घटना हमारे आंखों के सामने चल रही हो, ऐसा संदेश हमें इन कहानियों से मिलता है। हर कहानी में एक संदेश देते हैं, आदर्श गुण इन कहानियों से मिलता है। ये पहला गद्य है बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद जी इस गद्य के कहानीकार हैं। दूसरा गद्य है युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी। आज की युवा पीढ़ी से
स्वामी विवेकानंद जी एक संदेश देना चाहते हैं, आप सबको एक संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश? भारत को अग्रस्थान में ले जाने के लिए, भारत की अभिवृद्धि के लिए, समाज की अभिवृद्धि के लिए, आपकी अभिवृद्धि के लिए क्या संदेश है, वो इस गद्य में हम देख सकते हैं। ये युवाओं से है। तीसरा, निंदा रस। हरिशंकर परसाई जी, सुप्रसिद्ध कहानी का साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी। निंदा रस, निंदा, दूसरों के बारे में बातें करना, निंदा करना, टीज करना, उसे हम निंदा कहते हैं। चुगलखोरी करना, उसके खामियों को बताना, उसे परेशान करना, पता नहीं वो आदमी कहाँ है, उसके बारे में हम अनप शनप उसके बारे में बताना, ये निंदा है। हरिशंकर परसाई जी उसे एक उभय रस मानते हैं। 5 रस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अरिषड वर्ग कहते हैं। उनमें से ऐसे रस में निंदा भी एक रस है। ये व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने गद्य लिखा है। चौथा है बिंदा। महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी स्वतंत्र आंदोलन में भी भाग ली थी। हमारे भारत देश के लिए, हिंदी साहित्य के लिए इनका योगदान अगाध रहा है। प्रभावी लेखिका थी। हर कक्षा में हम इनके एक पद्य पढ़ सकते हैं, गद्य पढ़ सकते हैं। उनसे सच्ची घटनाएं, ये कहानी, उपन्यास, एकांकी, हर तरह के साहित्य को हमें पढ़ने को, ज्ञान हासिल करने को इनसे कवि महादेव वर्मा जी से मिला है। बिंदा एक सच्ची घटना है। महादेव वर्मा जी की सहेली, बचपन की सहेली, 5-6 साल होंगी, जो समाज का ज्ञान, लोक का ज्ञान नहीं था, इतने छोटे बच्चे, उसकी सहेली के साथ जब इसकी माँ मर जाती है बिंदा की, तो नई अम्मा आती है। इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, तो उस अम्मा के साथ इसके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ। अगर बच्चों के साथ उनकी माँ ना रहे तो वो बच्चे कितने परेशानी से अपना जीवन बिताते हैं, ये इस कहानी के द्वारा महादेव वर्मा एक सच्ची घटना को बताई है। हम अपने माँ बाप को, हमारे माँ बाप हैं, हम कितना तिरस्कार करते हैं, उनकी बात नहीं मानते। जिनके माँ बाप नहीं, उनको अपनी माँ, अपने बाप का मूल्य क्या है, ये उनको वो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमें भी जानना चाहिए कि हमारे माँ बाप को आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, और हर एक बात हमारी तरक्की के लिए है, ये हमें समझना चाहिए। उनका जीवन हमारे लिए है, ये बात आप ध्यान में रखिए। आपको अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, आपको कुछ समाज में बनाना चाहते हैं, आप कुछ बन गए तो उनका जीवन सार्थक होगा, ये वो समझते हैं। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से ज्ञान हासिल कर सकें, अपना फ्यूचर अच्छी तरह से बना सकें। 5वां गद्य है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। लिखा है शांति स्वरूप बौद्ध। शांति स्वरूप बौद्ध। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। हमारे भारत देश के संविधान के रचयिता हैं, संविधान की रचना समिति के अध्यक्ष थे। इनका बाल्य जीवन
कितनी मुश्किल से, कितनी गरीबी के होते हुए ये पढ़ाई जारी रखते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, कितनी मुश्किल से, और ये विदेश जाते हैं, वहाँ पर भूखे रहकर ज्ञान हासिल करते हैं। ये अंबेडकर जी हमारे देश के लिए, संविधान के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक आदर्शमय हैं, इसलिए कि वो कितनी गरीबी होते हुए भी पढ़ाई जारी रखा। कि वो हर एक विषय, इसके बारे में हम अधिक जानकारी इनके गद्य में मिलेगी। पूरी तरह से हम इसके एक आदर्शमय इनका जीवन रहा, ये हम इनके गद्य से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। छठा गद्य है दिल का दौरा और एंजाइना। डॉक्टर यतीश अग्रवाल इस लेखन के लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल हैं। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक, एंजाइना, उसी से संबंधित बीमारी, दिल के दौरे से संबंधित बीमारी एंजाइना। हार्ट अटैक क्यों आता है, उसके कारण क्या हैं और उसका उपचार किस तरह किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें इस गद्य से मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में हम सजेशन दे सकते हैं, अगर दिल का दौरा किसी को अगर हो गया, शुरू हो रहा है, तो किस तरह से हम उपचार को कर सकते हैं। दिल के दौरे के बारे में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्वस्थ मन में स्वस्थ रूह रहती है, आत्मा बसती है, इसलिए हम जब तक स्वस्थ रहेंगे तब अच्छी तरह से ज्ञान हासिल कर सकेंगे। इसलिए स्वस्थ रहिए। अब तो कोरोना है, हमेशा अपने हाथों को धोते रहना है, मास्क पहनते रहना है और 3-4 महीने हमें सतर्क रहना है। बात बताते हुए दिल का दौरा एंजाइना यतीश अग्रवाल जी। 7वां बद्रीनाथ की यात्रा। विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी अपने यात्रा अनुभव को इस लेखन द्वारा हमें बताना चाहते हैं। बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश पे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वहाँ पर स्थित है, हिमालय के पास स्थित है। 14 मील जंगल में पहाड़ों के बीच चल के जाना है। किसी तरह का फैसिलिटीज़ नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। अगर बद्रीनाथ मंदिर तक पहुँचते हैं चलकर, उस जंगल में, उस पहाड़ों के बीच, उस नदियों के साथ, झरनों के साथ बड़े मुश्किल से कितने दिन तक चलते हुए, पैदल जाते हुए आप वहाँ मंदिर तक पहुँचते हैं। वो यात्रा का वृत्तांत, पूरा अनुभव विष्णु प्रभाकर जी आपको बताना चाहते हैं। ये यात्रा वृत्तांत है। इतना गद्य है आपको इस साल के लिए रखा गया है। कोविड की वजह से 30% सिलेबस कट किया गया है, उसमें से ये 7 गद्य हैं। बाकी के 3 गद्य, 10 टोटल थे और 3 गद्य डिलीट हुए हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस गद्य में एनुअल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरा साल अध्ययन करते हैं, उसके बाद जाके हम एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं। उस एग्जामिनेशन में किस गद्य से कितने अंक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी हासिल करने से ही हमें पता चलता है कि हम कितने आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ओके। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद, इसमें से 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 1 मार्क क्वेश्चन।
और 3 मार्क्स का संदर्भ पूछा जाएगा। संदर्भ पूछा जाएगा। और 1 अंक का किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। टोटल 3 4 5 अंक मिलेंगे। पहले गद्य से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। ग्रामर में पूछा जाएगा, ये बात अलग है, हम आखिर में ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा गद्य है युवाओं से। इसमें से भी आपको 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तीन अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। 3 अंक वाला संदर्भ पूछा जाएगा। ओके, 7 प्रश्न के अंक पूछे जाएंगे दूसरे गद्य से। तीसरा गद्य है निंदा रस। 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। 3 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। 3 अंक वाला संदर्भ पूछा जाएगा। और किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, 1 किसने किससे कहा पूछा जाएगा। 8 कुल मिलाकर 8 प्रश्न वार्षिक परीक्षा में इस गद्य से पूछे जाएंगे। बिंदा 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 में भी 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। 3 अंक वाला प्रश्न, तीन प्रश्न नहीं, 3 अंक वाला प्रश्न याद रखिए। आगे चलकर मैं अपने क्लास में बताऊंगा कि डिटेल पूरी तरह से बताऊंगा। जब गद्य होगा तो उस गद्य में 1 अंक वाले प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, 3 अंक वाले प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे और संदर्भ के बारे में भी सविस्तार रूप से हम डिस्कस करेंगे। 3 अंक वाला प्रश्न 1 पूछा जाएगा और 3 अंक वाला संदर्भ पूछा जाएगा और 1 अंक वाला किसने किससे कहा पूछा जाएगा। 3 संदर्भ नहीं, 3 अंक वाला 1 संदर्भ पूछा जाएगा। हर लेसन में 1 प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे प्रश्न हो संदर्भ हो। बाबा साहेब अंबेडकर, इस गद्य में 1 अंक वाला प्रश्न, ये कितने हुए, यहां पर भी 8। अंबेडकर गद्य में भी 1 अंक का प्रश्न, 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से कुल मिलाकर 4। अंबेडकर गद्य में संदर्भ नहीं है, किसने किससे कहा नहीं है, पूछा जाएगा। दिल का दौरा एंजाइना, इसमें 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तीन अंक वाला प्रश्न में पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 4 मार्क्स इसमें से पूछे जाएंगे। बद्रीनाथ यात्रा, इसमें भी 1 अंक वाला प्रश्न, 3 अंक वाला प्रश्न और 3 अंक का संदर्भ पूछा जाएगा। गद्य में कुल मिलाकर आपको 5 अंक, किसने किससे कहा, उससे पहले 3 अंक वाले प्रश्न 3 पूछे जाएंगे। 5 में से आपको 3 लिखना है। 5 गद्य में से
5 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में, आपको लिखना है 3, 9 अंक मिलेंगे। ये अंक किसने किससे कहा से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर जिस गद्य में किसने किससे कहा अभ्यास पत्र में पत्रिका में है उसी में से पूछा जाएगा, या गद्य में से बीच में से नहीं पूछा जाएगा। और एक बात, लेखक का परिचय नहीं पूछा जाएगा। संदर्भ में आपको लिखना जरूरी है, लेखक का नाम गद्य का नाम लिखना जरूरी है। संदर्भ प्रश्न पत्र में 4 संदर्भ दिए जाते हैं, आपको लिखना है 2। जहां संदर्भ है वहां पर हम अभ्यास कर सकते हैं, जहां नहीं है वहां छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर गद्य से इतने ही अंक पूछे जाते हैं। छात्रों, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। कुछ भी आपको शंका है या डाउट है व्हाट्सएप में डालिए, मैं उसका समाधान कर दूंगा। ये था गद्य भाग, मैं अब इसको मिटाता हूं, इसके बाद हम पद्य भाग के बारे में जानकारी लेंगे। पद्य भाग में मध्यकालीन कविता है। मध्यकालीन कविता कबीर दास के दोहे, लिखा है कबीर दास। पहला। दूसरा, तुलसीदास के दोहे, तुलसीदास। तीसरा है मीराबाई के पद, मीरा, मीरा या मीराबाई। अभी 2 है वो डिलीट हुआ है 30% डिडक्शन के वजह से। कबीरदास के दोहे कबीरदास जी ने लिखा है, 500 साल पहले की इन्होंने दोहे की रचना की थी, तब इन्होंने लिखा है। इनके दोहों में हर एक विषय के बारे में, हर एक दोहा हर एक तरह का संदेश देता है, हर एक दोहा अलग अलग संदेश देता है। वास्तविक जीवन में बहुत लाभ देने वाले 500 साल पहले की भी बात सच्ची है, वो बात आज तक हमें सच्ची लगती है। कबीरदास के दोहे हम देख सकते हैं, ये राम भक्ति शाखा के अधीन में लिखते थे। तुलसीदास के दोहे, ये भी है आपको सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, तुलसीदास जी ने रचा है, दोहे की रचना की है। ये भी राम भक्त के शाखा के अंतर्गत कविताओं की रचना की, दोहों की रचना की। मैं बता रहा था आपको तुलसीदास के दोहे के बारे में। तुलसीदास जी अपने दोहों में राम भक्ति शाखा के अंतर्गत इन्होंने लिखा है। मैं आपको गद्य के दौरान बता रहा था आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के कहानीकार प्रेमचंद जी के बारे में बताया। भक्ति काल उससे पहले 500 साल पहले, तब राम भक्ति शाखा के अंतर्गत लिखने वाले कवि थे कबीरदास जी, तुलसीदास जी। उसी भक्ति काल के अंतर्गत मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत उन्होंने दोहे की रचना की। मीराबाई
रजवाड़े की खानदान की है, राजा महाराजाओं की खानदान की है। एक महाराजा की पत्नी थी, महारानी थी। युद्ध के दौरान इनके पति का निधन हो जाता है। ये अपनी छोटी उम्र में विधवा बन जाती है, अपने आप को कृष्ण के प्रति अपना सारा जीवन समर्पित कर लेती है। कृष्ण को हर समय याद करती हुई अपना जीवन बिताती है। उन पर कई दोहे की रचना, कविताओं की रचना मीराबाई ने की है, वो भी हम अध्ययन करेंगे। ये था मध्यकालीन कविता। अब इसमें वार्षिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। देखो, कबीरदास जी के 1 अंक वाला प्रश्न, 3 अंक वाला प्रश्न, 3 अंक का प्रश्न, 4 अंक का संदर्भ। 1 अंक वाला प्रश्न आपको हर गद्य में, हर पद्य में, हर एकांकी में, हर कहानी में पूछा जाएगा। कंपलसरी पढ़ना जरूरी है, नो चॉइस। 3 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 1 प्रश्न पूछा जाएगा। 4 अंक वाला प्रश्न, ससंदर्भ भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पद्य के 2 लाइन या 4 लाइन आपको प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे, उसे पढ़कर आपको लिखना है, संदर्भ लिखना है, भावार्थ लिखना है। मैं आगे की कक्षाओं में आपको किस तरह लिखना है मैं सविस्तार रूप से बताऊंगा। तुलसीदास के दोहे के पद्य में भी 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक वाला प्रश्न संदर्भ, 4 अंक का संदर्भ पूछा जाएगा। मीराबाई के पद में भी उसी तरह 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का संदर्भ पूछा जाएगा। मध्यकालीन कविता में 1 मार्क्स आपको 1 अंक मिलेगा। पूरे प्रश्न पत्र में 1 अंक का 1 ही प्रश्न आएगा, याद रखिए। आगे चलकर मैं कक्षाओं में बताऊंगा, क्लास में बताऊंगा। 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 8 अंक मध्यकालीन कविता से पूछे जाएंगे। 1 अंक के लिए आपको सभी पद्य के 1 अंक के प्रश्न को याद करना जरूरी है। 3 अंक वाला प्रश्न 3 पद्य में से 1 पूछा जाएगा। चॉइस है, अगर आप पढ़ सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं, एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ दिए तो आधुनिक कविता में 1 प्रश्न लिखना पड़ेगा। 4 अंक वाला संदर्भ जरूरी है। 3 पद्य में से 2 संदर्भ पूछे जाएंगे, उसमें से 1 लिखना जरूरी है। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कुल मिलाकर मध्यकालीन कविता से 8 अंक पूछे जाएंगे। ये था आधुनिक मध्यकालीन कविता के बारे में। अब मैं आपको आधुनिक कविता के बारे में आधुनिक कविता कुटिया में राजभवन, तोड़ती पत्थर, उल्लास,
कुटिया में राजभवन, मैथिली शरण गुप्त जी। तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत। त्रिपाठी, निराला जी। उल्लास, सुभद्रा कुमारी चौहान। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, इस पद्य के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कुटिया में राजभवन, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान घर में रही महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इन्होंने कुटिया में राजभवन पद्य की रचना की कि सीता महारानी होते हुए अपने जंगल में 14 साल वनवास बिताया, अपनी कुटिया को राजभवन समझा। उस समय औरतों को प्रेरित करने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता की रचना की। तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, रास्ते के बगल में एक औरत, गरीब औरत पत्थरों को तोड़ रही है। उस औरत को देखकर, उसकी परेशानी को देखकर, उसका दुख दर्द को देखकर कवि ने पद्य की रचना की। उल्लास, सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारे जीवन में हमेशा उल्लास के बारे में सोचना चाहिए। खुशी, उल्लास यानी खुशी, पॉजिटिवनेस। हमेशा हमें पॉजिटिव होना चाहिए कि प्रकृति किस तरह उल्लास से जी रही है। पत्थर हो, झरना हो, चांद सितारे हो, कितने उल्लास से अपना समय बिता रहे हैं। उसी तरह मनुष्य को भी उल्लास से अपना जीवन बिताना है, ये संदेश देना चाहती है अपने पद्य द्वारा। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, हरिवंश राय बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के सुपरस्टार, आप जानते हो। उनके पिताजी थे, साहित्यिक रचना उन्होंने बहुत की है, बड़े मुश्किल से उनका जीवन बिताया। बचपन में वो बहुत गरीब थे, बहुत कठिनाइयों से उन्होंने अपना जीवन बिताया। ये तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे गीत गाओ उसे अमर बनाओ। उस गीत में क्या संदेश है, ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें से भी आधुनिक कविता में से आपको 1 अंक वाला प्रश्न मिलेगा, पूछा जाएगा। 3 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। 4 अंक वाला संदर्भ पूछा जाएगा। कुटिया में राजभवन में भी 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक वाला प्रश्न संदर्भ पूछा जाएगा। टोटल 8। यहां पर भी 8। तोड़ती पत्थर और उल्लास में भी 1 अंक वाला प्रश्न, 3 अंक वाला प्रश्न, 4 अंक वाला संदर्भ पूछा जाएगा। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, इस पद्य से भी 1 अंक वाला प्रश्न, 3 अंक वाला प्रश्न, 4 अंक वाला संदर्भ, कुल मिलाकर सभी पद्य में से पूछे जाएंगे। 6 रहता है। इसमें से 1 अंक वाला प्रश्न 4 आएंगे, 3 अंक वाले प्रश्न 4 आएंगे, आपको 2 लिखना है। 4 अंक वाला प्रश्न 1 लिखना है, 4 अंक। कुल मिलाकर पद्य भाग से आपको 14 अंक पूछे जाएंगे। आगे चलकर हम सविस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। अब मैं कहानी के बारे में बताना चाहूंगा। अंतिम स्तर है कहानी। पहली कहानी है मदुआ, दूसरी कहानी है स्मशान, तीसरी है
खून का रिश्ता। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने, ये मन्नू भंडारी ने लिखा है। भीष्म साहनी जी ने खून का रिश्ता भीष्म साहनी जी ने लिखा है। छह कहानियां हैं कुल मिलाकर, 3 कहानियां डिलीट हो चुकी हैं 30% डिडक्शन की वजह से। अब इसमें भी 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक वाले प्रश्न 3 पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपको 9 अंक इससे पूछा जाएगा। इसमें से 5 या 6 अंक पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 15 अंक कहानियों से पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और अन्य वार्षिक परीक्षा में कौन सा गद्य कौन सा पद्य कितने अंकों से पूछा जाएगा, ये मैंने बताने की कोशिश की है। आप समझ सकते हैं। अगर कुछ आपको शंका है तो व्हाट्सएप में डालिए। और आगे चलकर हमारी कक्षाओं में आगे के क्लासेस में मैं आपको क्लास शुरू करूँगा, गद्य शुरू करूँगा। आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, ये सब मैं समझता हूँ। आप सबका धन्यवाद।